नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पवन सूत एकेडमी में। दोस्तों, आज इस एक पार्ट में हम लोग कंप्लीट भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो हमारे सिलेबस का एक अभिन्न अंग है, जिसमें हम चर्चा करेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। ठीक है ना। ये एक वीडियो कंप्लीट रहेगा जिसमें मुगल साम्राज्य को हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है। तो मुगल साम्राज्य में बात करें तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो है वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को भारत में मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1483 को फरगना राज्य, जो वर्तमान अफगानिस्तान में है, वहाँ पे हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो फरगना राज्य वर्तमान अफगानिस्तान में 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। बात करें बाबर अपने पिता अर्थात बाबर के पिता का नाम क्या? तो मिर्ज़ा उमर शेख था बाबर के पिता का नाम, और बाबर की माता का नाम क्या था? तो कुर्तुल निगार खां था। ठीक है। बाबर के पिता का नाम मिर्ज़ा उमर शेख, बाबर की माता का नाम कुर्तुल निगार खां। अगर बात करें बाबर अपने पिता मिर्ज़ा उमर शेख की ओर से तैमूर का 5वां वंश था। बहुत महत्वपूर्ण है। पूछ ले तैमूर का कौन सा वंश था? तो 5वां वंश था। अगर पूछ ले चंगेज़ का कौन सा वंश था? तो 14वां वंश था। ठीक है ना। तैमूर का 5वां, चंगेज़ का 14वां वंशज था। कौन? बाबर। क्यों? क्योंकि जो उसके पिता थे वो तैमूर वंश से संबंध रखते थे, मिर्ज़ा उमर शेख, और जो कुर्तुल निगार खां थी माता थी, वो चंगेज़ की ओर से संबंध रखती थी। तो इस कारण तैमूर का 5वां वंशज था और चंगेज़ का 14वां वंशज था बाबर। ठीक है ना। चलिए बात करेंगे। बाबर 1504 में काबुल का राजा बना। काबुल का राजा बाबर कब बना था? तो 1504 में बना था, और इसी के उपलक्ष्य में इसने मिर्ज़ा की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है ना। बाबर ने मिर्ज़ा की उपाधि कब त्यागी? तो 1504 में त्यागी थी। और कब, किस परिप्रेक्ष्य में त्यागा? तो जब वो काबुल का राजा बना तो उसी के उपलक्ष्य में इसने क्या किया था कि मिर्ज़ा की उपाधि को त्याग दिया था, और 1507 में पादशाह की उपाधि धारण की थी। पूछा हुआ प्रश्न है कि पादशाह की उपाधि धारण किसने किया था? तो बाबर ने किया था। ठीक है ना। काबुल की जनता बाबर को क्या कहती थी? तो काबुल की जनता बाबर को मस्त कलंदर कहती थी। पूछा हुआ है कि किस शासक को, किस मुस्लिम शासक को मस्त कलंदर कहा जाता था? तो बाबर को मस्त कलंदर कहा जाता था। बाबर का भारत पर आक्रमण की बात करें तो 1517 में दिल्ली का सुल्तान कौन बनता है? इब्राहिम लोदी बनता है, जो कैसा था? तो अयोग्य था। अतः इब्राहिम लोदी के पंजाब के गवर्नर कौन? दौलत खां लोदी, और दीपालपुरा के गवर्नर आराम शाह ने इब्राहिम लोदी को हटाने की सोची। किसने इब्राहिम लोदी को हटाने का सोचा? तो पंजाब का गवर्नर दौलत खां लोदी और दीपालपुरा का गवर्नर आराम शाह। ठीक है। इसने इब्राहिम लोदी को हटाने की सोची, और दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को भारत पर आक्रमण का न्योता लेकर के बाबर के पास भेजा था। ठीक है ना। बहुत महत्वपूर्ण सारा सेशन है। यहाँ से एक प्रश्न बहुत अच्छा निकलता है। देखिए क्या कि 1517 में दिल्ली का सुल्तान कौन बनता है? इब्राहिम लोदी बनता है, जो कैसा था? तो वो अयोग्य था। इब्राहिम लोदी के पंजाब के गवर्नर कौन थे? तो दौलत खां लोदी थे, और दीपालपुरा के गवर्नर कौन थे? तो आराम शाह थे। इन्होंने इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए क्या किया था? दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को भारत पर आक्रमण का न्योता लेकर के बाबर के पास भेजा था। पूछ लेगा कि भारत पर आक्रमण करने के लिए न्योता लेकर के दिलावर खां को किसने भेजा था? तो दौलत खां ने भेजा था। दौलत खां कौन था? तो पंजाब का गवर्नर था। उसने अपने पुत्र दिलावर खां को भारत पर आक्रमण का न्योता लेकर के किसके पास भेजा था? बाबर के पास भेजा था कि आप आओ और यहाँ पे आक्रमण करो। इस न्योतों को स्वीकार करके बाबर ने 5 चरण में आक्रमण किया था। ठीक है। 5 चरण में आक्रमण किया, और पहला आक्रमण कब किया? तो 1519 में झेलम नदी के किनारे बाजौर और भेरा पर किया था। बाबर ने पहला आक्रमण भारत पर कब किया? तो 1519 में किया। कहाँ किया? तो बाजौर और भेरा वाले क्षेत्र पर किया था। इस आक्रमण के दौरान ही भारत में पहली बार तोपखाने का उपयोग किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार तोपखाने का उपयोग किस युद्ध में किया गया? तो बाजौर और भेरा के आक्रमण के समय किया गया। किसने किया? तो बाबर ने किया। कब किया था? तो 1519 में किया। किस नदी के किनारे? तो झेलम नदी के किनारे बाजौर और भेरा था, वहीं पर जब आक्रमण किया बाबर, तो उसी समय तोपखाने का पहली बार प्रयोग किया गया था। कहाँ पे? भारत में। ठीक है ना। किस युद्ध में? तो पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी के खिलाफ पहिए लगी तोप का इस्तेमाल पहली बार किया गया था। पूछ ले कि किस युद्ध में? तो पानीपत इब्राहिम लोदी के खिलाफ। ठीक है। सबसे पहला जो तोपखाने का उपयोग था वो पानीपत इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध में किया गया था। लेकिन भारत में पूछ ले कि भारत में पहली बार तोपखाने का उपयोग कब किया गया? तो बाजौर और भेरा। तो यहाँ से याद रखिएगा, भारत में जो तोपखाने का उपयोग किया गया वो बाजौर और भेरा के आक्रमण के समय किया बाबर ने। और किस युद्ध में पहली बार? ठीक है ना।
तो पानीपत के युद्ध में पहली बार तोपखाने का इस्तेमाल किया गया। पहिए लगी तोप का इस्तेमाल पहली बार तो खानवा के युद्ध में पहिए लगी तोप का प्रयोग किया गया था। तो इसमें से 2 याद रखिएगा। पहिए लगी तोप सबसे पहले कहाँ यूज़ की गई, तो खानवा के युद्ध में। भारत में पहली बार तोपखाने का उपयोग कब किया गया, तो बाजौर और भेरा पे 1519 में। और सबसे पहले तोपखाने का उपयोग किस युद्ध में किया गया था, तो पानीपत के युद्ध में किया गया था। ठीक है ना। चलिए पानीपत का युद्ध बात करें। पहला युद्ध पानीपत का कब होता है, तो 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने तुलगुमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। पूछ लेगा कि तुलगुमा युद्ध प्रणाली का उपयोग किस युद्ध में किया गया, तो पानीपत के पहले युद्ध में किया गया, जो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। तथा युद्ध स्तर पर पहली बार इसी युद्ध में तोपखाने का इस्तेमाल हुआ था। सबसे पहले तोपखाने का इस्तेमाल पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। बाबर ने इस युद्ध में कुशल नेतृत्व का प्रदर्शन किया और इब्राहिम लोदी को मारा था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो युद्ध क्षेत्र में मरा वो कौन था, इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का ये इकलौता ऐसा सुल्तान था जो युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया था। ठीक है ना। तो इस प्रकार बाबर की जीत होती है पानीपत के पहले युद्ध में 15 अप्रैल। ठीक है ना। ये डेट याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1526 का, 15 अप्रैल नहीं है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। बात करते हैं इस प्रकार भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। भारत में मुगल वंश की स्थापना किस युद्ध से होती है, तो पानीपत के प्रथम युद्ध से होती है, 21 अप्रैल 1526 से। इस युद्ध में जीतकर बाबर ने पानीपत में काबुली बाग मस्जिद बनवाया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने क्या बनवाया था, तो काबुली बाग मस्जिद बनवाया था तथा काबुल की जनता में एक शाहरुखी सिक्का अर्थात चांदी का सिक्का बंटवाया था। ठीक है ना। कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने चांदी का सिक्का बंटवाया, तो वो बाबर था। ठीक है ना। काबुल की जनता में एक शाहरुखी सिक्का अर्थात चांदी का सिक्का बंटवाया था। बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध जो था वो 1526 में पानी पिया, किससे, इब्राहिम लोदी से। 27 में खाना खाया। ठीक है। महाराणा सांगा के मध्य लड़ा गया। खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध 1528 में चांद पर पहुंचा मेदिनी राय। घाघरा का युद्ध 1529 में घाघरा ओढ़ा और 1530 में सो गया। तो एक ये सीक्वेंस है, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चांद पर पहुंचा, 29 में घाघरा ओढ़ा और 30 में सो गया था। अर्थात पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी से। खानवा का युद्ध 1527 में महाराणा सांगा से लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध 1528 में चांद पर गया था, मेदिनी राय से हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में घाघरा ओढ़ा नुसरत खां लोदी और महमूद लोदी से। और इसकी मृत्यु कब हो जाती है बाबर की, तो 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लोग ले करके रखना चाह रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर रख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए बात करेंगे हम लोग खानवा के युद्ध के बारे में। खानवा का युद्ध जो होता है वो 16-17 मार्च 1527 को होता है। यह युद्ध बाबर तथा मेवाड़ के महाराणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। हालांकि इससे पहले बयाना में दोनों सेनाओं के मध्य झड़प हुई जिसमें राणा सांगा विजयी रहे थे। ठीक है ना। खानवा वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है, तो खानवा वर्तमान में राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इस युद्ध में महाराणा सांगा ने पाती पैरावण प्रथा को पुनर्जीवित किया जिससे राजपूत सैनिकों की संख्या बढ़ गई थी। बहुत महत्वपूर्ण है, किस युद्ध में पाती पैरावण प्रथा को पुनर्जीवित किया गया था, तो खानवा के युद्ध में पाती पैरावण प्रथा को शुरू किया गया था। बाबर की ओर से इस युद्ध में पहली बार पहिए लगी तोपों का इस्तेमाल किया गया था। तो पहिए लगी तोपों का प्रयोग कब किया गया, तो खानवा के युद्ध में किया गया था। ठीक है ना। चलिए अंततः इस युद्ध में बाबर विजयी रहा तथा गाजी की उपाधि धारण की। किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, तो खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि बाबर ने धारण किया। मेवात के राजा हंस खां मेवाती ने महाराणा सांगा का साथ दिया था। किस राजा ने महाराणा सांगा का साथ दिया था खानवा के युद्ध में, तो मेवात के राजा हसन खां मेवाती ने। बात करेंगे चंदेरी का युद्ध, तो 29 जनवरी 1528 को बाबर और चंदेरी के राजा मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध होता है 29 जनवरी 1528 को। इस युद्ध में बाबर ने धर्मांधता का परिचय दिया और राजपूत युवकों के सिरों की मीनारें बनवाई थी। ठीक है।
किसका? तो धर्मांधता का। धर्म में इतना अंधा हो गया बाबर कि उसने राजपूत युवकों के सिरों की मीनारें बनवाई। तो किस युद्ध में? चंदेरी के युद्ध में 1528 में। चांद पर गया है ना, चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय से बाबर लड़ा था। इस युद्ध में भी बाबर जीत गया था। बात करते हैं घाघरा का युद्ध। तो 6 मई 1529 को बाबर तथा नुसरत खान लोदी के मध्य लड़ा गया, जिसमें महमूद लोदी भी शामिल था। ठीक है। घाघरा कहाँ है? तो बिहार में है। ठीक है। जल पर लड़ा गया। मुगल काल का एकमात्र युद्ध कौन सा है? तो घाघरा का युद्ध है। ठीक है ना। इस युद्ध में भी बाबर क्या रहा? विजयी रहा था। यह युद्ध बाबर का अंतिम युद्ध था। बाबर का अंतिम युद्ध कौन सा? तो घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को। नुसरत खान लोदी और कौन था साथ में? महमूद लोदी भी इसमें शामिल थे। और जल पर लड़ा गया। मुगल काल का एकमात्र युद्ध कौन सा है? घाघरा का युद्ध है। ठीक है ना। चलिए, बाबर ने भारत में 4 बाग शैली की शुरुआत की तथा इसी शैली में आगरा में आराम बाग बनवाया था। बहुत महत्वपूर्ण 2 प्रश्न है। भारत में 4 बाग शैली का जनक किसे कहा जाता है? तो बाबर को कहा जाता है। और आगरे में जो आराम बाग बना है आगरा में, वह किस शैली में बना है? तो 4 बाग शैली में ही आगरा में आराम बाग बना है। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में मृत्यु हुई और इसे एक बार के लिए यहीं दफनाया गया, परंतु वसीयत के अनुसार इसे पुनः काबुल में दफनाया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है कि किस मुस्लिम शासक को एक बार यहीं दफनाया गया, लेकिन वसीयत के अनुसार इसे पुनः काबुल में ले जाया गया कब्र से निकाल करके, तो वो एकमात्र बाबर था। ठीक है। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में इसकी मृत्यु हुई थी। बाबर से संबंधित कुछ तथ्य की बात करें तो बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जहाँ पे अब राम जन्मभूमि है। तो मंदिरों को तोड़ करके बाबर का सेनापति था मीर बाकी, इसने मंदिरों को वहाँ ध्वस्त करवाया और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण करवाया, जो पुनः मंदिर के रूप में विराजमान हो रही है। तो बाबर का सेनापति कौन था? मीर बाकी था। बाबरी मस्जिद का निर्माण इसने करवाया था। बाबर अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में तुजु के बाबरी लिखी। बाबर ने अपनी आत्मकथा के रूप में कौन सी पुस्तक लिखी? तो तुजु के बाबरी लिखी। तुजु के बाबरी की भाषा कौन सी? तो तुर्की भाषा थी। ठीक है ना। फारसी अनुवाद, यही जो तुजु के बाबरी है तुर्की भाषा में, ये तो बाबर अपनी आत्मकथा अर्थात जो अपने के द्वारा लिखी जाती है तो तुजु के बाबरी कहा जाता है, तुर्की भाषा में है। लेकिन फारसी अनुवाद इसी का क्या कहलाता है? बाबर नामा कहलाता है। ठीक है। अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो एस लीडेन ने किया। फारसी अनुवाद बाबर नामा। फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद एस लीडेन ने किया था। तुर्की से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो बेवरीज ने किया था। बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ कि बाबर की आत्मकथा कौन सी? तुजु के बाबरी। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। और फारसी में इसे ही बाबरनामा दिया गया। ठीक है। फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद एस लीडेन ने किया। और तुर्की से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो एस बेवरीज ने तुर्की से सीधा अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया था। जबकि फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? एस लीडेन ने किया। पाइंदा खां, जैन खां, अब्दुल रहीम खान खाना, अकबर के समय ये थे अब्दुल रहीम खान खाना। और पाइंदा खां, जैन खां, ये सभी इसमें जो हैं वो बाबरनामा के नाम से ही इसे जानते हैं। तो फारसी अनुवाद बाबरनामा कहलाया। फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? एस लीडेन ने किया। तुर्की से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो एस बेवरीज ने किया था। बात करेंगे मुंबईयान शैली भारत में कौन लाया था? तो मुंबईयान शैली जो था, मुंबईयान शैली, मुंबईयान नहीं है, मुंबईयान शैली भारत में कौन लाया था? तो बाबर के द्वारा लाया गया था। सब वन लाइनर के रूप में आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया। अब हुमायूं के बारे में बात कर लें तो 1530 से 1540 तक, उसके बाद बीच में ये आराम करने चला गया 1555 से 1556 तक। हुमायूं शासक बनते ही अपना साम्राज्य अपने भाइयों में बांट दिया, जो इसकी भूल थी। कौन सा ऐसा शासक था जो सुल्तान बनते ही अपना साम्राज्य अपने भाइयों में बांट दिया था? तो वो हुमायूं था। ठीक है। कामरान को काबुल कंधार दे दिया, हिंदाल को मेवात दे दिया, अस्कनी को संभल दे दिया था। ठीक है। चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शा और अफगानिस्तान का क्षेत्र दे दिया था। कौन? हुमायूं। हुमायूं जब शासक बना तो कामरान को काबुल कंधार दे दिया, हिंदाल को मेवात दे दिया, अस्कनी को संभल दे दिया और चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शा अफगानिस्तान का क्षेत्र दे दिया था। हुमायूं का पहला अभियान कौन सा था? तो कलिंजर था, जो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, जो इसने 1531 में राजा रुद्रदेव के खिलाफ किया था। हुमायूं का पहला अभियान कौन सा था? कलिंजर का था।
जो इसने 1531 में राजा रुद्रदेव के खिलाफ किया था। तो कलिंजर का युद्ध किसके खिलाफ किया गया? हुमायूं। किसके खिलाफ किया? तो रुद्रदेव के खिलाफ किया था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगले वर्ष अर्थात 1532 में हुमायूं ने चुनार पर घेरा डाला तथा शेर खान उस समय चुनार पर शासक था। जब हुमायूं ने चुनार पर घेरा डाला तो वहाँ का शासक कौन था? शेर खान था। और कब डाला था? तो 1532 में। हुमायूं ने 4 महीने तक घेरा डाले रखा और अंततः संधि करके लौट गया, जो इसकी गलती थी। हुमायूं क्या करता है? चुनार किले को 4 महीने तक घेर के रखता है, लेकिन बाद में यह संधि कर लेता है और वहाँ से लौट जाता है। हुमायूं के समय गुजरात का राजा बहादुर शाह था तथा मेवाड़ के महाराणा राणा विक्रमादित्य थे तथा रानी कर्मावती विक्रमादित्य की संरक्षिका के रूप में शासन संभाल रही थी। हुमायूं के समय गुजरात का राजा कौन था? बहादुर शाह था। मेवाड़ के महाराणा राणा विक्रमादित्य थे तथा रानी कर्मावती विक्रमादित्य की संरक्षिका के रूप में कार्य करती थी। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हुमायूं के समय गुजरात का राजा बहादुर शाह था, मेवाड़ के महाराणा कौन थे? राणा विक्रमादित्य थे। इनकी उम्र कम थी, जिस कारण से रानी कर्मावती जो थी वो विक्रमादित्य की संरक्षिका के रूप में शासन को संभालती थी। तो कर्मावती को भी याद रखिएगा। 1534 में बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अंततः रानी कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी भेजकर मदद चाही, परंतु हुमायूं समय पर नहीं पहुंच पाया और रानी ने जौहर कर लिया था। ठीक है, 1534 में बहादुर शाह ने क्या किया? मेवाड़ पर आक्रमण किया। रानी कर्मावती चूँकि विक्रमादित्य के संरक्षिका के रूप में वहाँ पे शासन संभाल रही थी, तो रानी कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी भेजी थी। पूछा हुआ प्रश्न है कि किसने हुमायूं के पास राखी भेजा था? तो रानी कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी भेजा और मदद का उनसे अपेक्षा रखा। लेकिन अब वही बात है, हुमायूं एक नंबर का मस्त आदमी, नशे में एकदम टनाटन, जब तक राखी पहुँचे और जब तक वो वहाँ से चले तब तक यहाँ पे रानी जो थी कर्मावती, उन्होंने जौहर कर लिया था। ठीक है ना। बात करते हैं 1536 में हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण किया और बहादुर शाह को पराजित किया था। हालांकि इसने बदला लिया, बहादुर शाह को पराजित किया, लेकिन जब बहादुर शाह मेवाड़ पर आक्रमण किया तो कर्मावती ने राखी भेजकर हुमायूं से मदद चाही, लेकिन कर्मावती की राखी जब तक हुमायूं के पास पहुंचती तब तक काफ़ी लेट हो चुका था और इधर रानी कर्मावती जौहर कर चुकी थी। लेकिन जब ये बात पता चलती है हुमायूं को, तो हुमायूं 1536 में गुजरात पर आक्रमण करता है और बहादुर शाह को पराजित कर देता है। हुमायूं गुजरात में व्यस्त था, तब पीछे से शेर खान ने बिहार व बंगाल वाले क्षेत्र में अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अतः हुमायूं शेर खान का दमन करने के लिए बंगाल की ओर निकलता है। ठीक है, चौसा के युद्ध के बारे में बात करें तो चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को होता है। चौसा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो शेर खान और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था, जिसमें शेर खान विजयी रहा था। शेर खान हुमायूं के मध्य चौसा का युद्ध लड़ा जाता है 26 जून 1539 को, जिसमें शेर खान विजयी रहता है और शेर खान ने अपने नाम के सिक्के जारी किए तथा शेर शाह की उपाधि धारण की। शेर खान ने शेर शाह की उपाधि कब धारण की? तो शेर खान और हुमायूं के मध्य लड़ा गया, जिसमें शेर खान विजयी रहा था और शेर खान ने अपने नाम के सिक्के जारी किए तथा शेर शाह की उपाधि धारण की थी और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। किस युद्ध में? चौसा के युद्ध में। अपने नाम का खुतबा किसने पढ़वाया? तो शेर खान ने पढ़वाया और शेर शाह की उपाधि धारण की थी। बात करते हैं, इस प्रकार बिहार व बंगाल का क्षेत्र पूर्णतः शेर शाह सूरी के कब्जे में आ गया था। हुमायूं युद्ध छोड़कर भाग गया। भागते हुए हुमायूं घोड़े सहित कर्मनासा नदी में गिर गया तथा डूबते हुए हुमायूं को निजाम सिक्का नामक भिश्ती ने बचाया था। पूछ लेगा कि हुमायूं घोड़े सहित किस नदी में गिरा? तो कर्मनासा नदी में गिरा। जिसके हुए कर्म का नाश वो गिरा कर्मनासा में। ठीक है, तो हुमायूं कर्मनासा नदी में गिर जाता है और डूबते हुए हुमायूं को कर्मनासा नदी से बचाता कौन है? तो निजाम सिक्का नामक भिश्ती हुमायूं को बचाता है कर्मनासा नदी से। ठीक है, कन्नौज के बिलग्राम का युद्ध बात करें, कन्नौज कहाँ पे है? बिलग्राम में है। तो यह युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था 17 मई 1540 को, जिसमें शेर शाह सूरी की निर्णायक जीत हुई थी। कन्नौज के युद्ध में कौन जीता? तो शेर शाह सूरी विजयी रहा था, हुमायूं हार गया था। वह उसका दिल्ली और आगरा पर कब्जा हो गया और हुमायूं को भारत छोड़ करके जाना पड़ा था। किस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था? तो कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में। कब लड़ा गया था? तो 17 मई 1540 को कन्नौज बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था। जब जीत जाता है शेर शाह सूरी तो
दिल्ली और आगरा पर उसका कब्जा हो जाता है और हुमायूं को भारत छोड़ करके जाना होता है कन्नौज के युद्ध के बाद। 1540 से 1555 का समय हुमायूं का निर्वासन काल कहलाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। हुमायूं का निर्वासन काल क्या है? 1540 से 1555 तक। ये भारत छोड़ के दूर रहता है। इस दौरान हुमायूं दर बदर भटकता रहता है। तो हुमायूं का निर्वासन काल क्या है? 1540 से 1555 तक, ठीक है, क्योंकि शेरशाह सूरी जीत जाता है, दिल्ली आगरा पे उसका कब्जा हो जाता है और भारत छोड़ के हुमायूं को जाना पड़ जाता है। लेकिन 1540 से 1555 तक हुमायूं दर बदर ठोकरें खाता रहता है, अर्थात उसका निर्वासन काल रहता है। लेकिन जब ये वापस आता है तो इस दौरान हुमायूं को शरण देने तथा साथ देने वाले राजाओं में मारवाड़ के राव मालदेव और अमरकोट के राजा बीरसाल सोढ़ा थे। जब निर्वासन काल था हुमायूं का 1540 से 1555 तक, तो उसे किसने शरण दिया था? तो याद रखिएगा, मारवाड़ के राव मालदेव हुमायूं का साथ दिए थे और अमरकोट के राजा बीरसाल सोढ़ा। तो मारवाड़ के राव मालदेव और अमरकोट के राजा बीरसाल सोढ़ा ने हुमायूं को शरण दिया था 1540 से 1555 तक। हुमायूं का सबसे ज़्यादा साथ इसके भाई हिंदाल ने दिया था। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो हिंदाल के गुरु मीर बाबा दोस्त की पुत्री थी, ठीक है। हुमायूं का सबसे ज़्यादा साथ किसने दिया? तो इसके भाई हिंदाल ने दिया था। हुमायूं की जो पत्नी थी हमीदा बानो, वो हिंदाल के गुरु मीर बाबा दोस्त की पुत्री थी, ठीक है। हमीदा बानो कौन था? तो हिंदाल के गुरु मीर बाबा दोस्त की पुत्री थी, नाम था हमीदा बानो। शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में कलिंजर अभियान के दौरान हो गई। शेरशाह सूरी के पश्चात इस्लाम शाह सूर दिल्ली आगरा क्षेत्र का शासक बना, जो कि एक योग्य शासक था। इस वक्त तक हुमायूं अपनी ताकत बढ़ा रहा था तथा इसने ईरान के शाह से भी मदद प्राप्त की थी। इस्लाम शाह सूर के बाद सिकंदर सूर शासक हुआ, जो अयोग्य था। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? मई 1555 में लड़ा गया। यह युद्ध हुमायूं के सेनापति बैरम खां और सिकंदर सूर के सेनापति तातार खां के मध्य लड़ा गया था। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1555 में लड़ा गया। हुमायूं का सेनापति बैरम खां था उसके मध्य, और सिकंदर सूर का सेनापति तातार खां था। तो बैरम खां कौन था? तो हुमायूं का सेनापति था। तातार खां कौन था? तो सिकंदर सूर का सेनापति था। इन दोनों के मध्य में लड़ा गया था मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में। इस युद्ध में हुमायूं की सेना जीती, संपूर्ण पंजाब क्षेत्र में मुगलों के अधीन हो गया था। इसमें क्या हुआ था? तो हुमायूं की सेना जीत गई, अर्थात बैरम खां जीत जाता है और तातार खां जो सिकंदर सूर के सेनापति के रूप में आया था वो हार जाता है। तो इस प्रकार संपूर्ण पंजाब क्षेत्र में किसका अभियान अधीन हो जाता है? तो मुगलों के अधीन, अर्थात मुगल जीत जाते हैं, ठीक है। सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया? तो 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध हुमायूं तथा सिकंदर सूर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं ने जीतकर पुनः मुगल वंश की स्थापना की थी। तो सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 में लड़ा गया था। किसके मध्य? तो हुमायूं और सिकंदर सूर के मध्य लड़ा गया था। हुमायूं 1555 में पुनः जब भारत का बादशाह बना तथा इसने निजाम सिक्का को एक दिन का बादशाह बनाया, जिसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। तो चमड़े का सिक्का कौन चलाया था? तो निजाम सिक्का चलाया था, ठीक है। वही निजाम सिक्का जो हुमायूं को कर्मनासा नदी से बचाता है, ठीक है। तो राजा उस समय कहे थे कि मांग लो क्या चाहिए? तो कहा जब आप राजा बनेंगे तब कहेंगे। तो जब राजा बन गए तो गया तो कहे कि हाँ मुझे याद है, बताओ क्या चाहिए? तो बोला एक दिन के लिए मुझे बादशाह बना दीजिए। तो एक दिन के लिए बादशाह बना निजाम सिक्का, और एक दिन के बादशाह बनने के चलते ही इसने चमड़े का सिक्का चलाया था, ठीक है। तो जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु के समय इसका बेटा जलाल पंजाब का गवर्नर था। वह अपने संरक्षक बहराम खां के साथ कालानौर में भागते सिकंदर सूर का पीछा कर रहा था। हुमायूं की मौत का फ़ायदा उठाकर हेमचंद्र भार्गव ने दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो हेमचंद्र भार्गव, जिसे हम लोग हेमू कहते हैं। हेमू जो था ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेता है तथा मध्यकालीन भारत इतिहास में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू सम्राट कौन था? तो हेमू था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू शासक कौन था? हेमू था। जो क्या किया था? तो दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लेता है हुमायूं की मौत का फ़ायदा उठा करके हेमचंद्र भार्गव, जिसे हेमू कहते हैं, और इसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण कर ली थी। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू सम्राट कौन सा? तो वो था हेमचंद्र भार्गव, जिसे हम प्यार से हेमू भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसी बीच कालानौर कहाँ है? पंजाब में जब हुमायूं की मौत की खबर मिली
तब बहराम खान ने युद्ध स्थल में ही ईंटों का सिंहासन बनाकर अकबर का राज्याभिषेक करवा दिया और दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए बढ़ा। ठीक है, बहराम खान ने युद्ध स्थल, कौन सा ऐसा शासक था जिसका युद्ध स्थल में ही ईंटों का सिंहासन बना करके राज्याभिषेक किया गया? तो वो अकबर था। किसने करवाया था? बहराम खान ने। जब पता चलता है कि हुमायूं की मौत कालानौर पंजाब पहुंचती है, तो पता चला कि जब हुमायूं मर गया तो बहराम खान तत्काल वहां पे अकबर को ईंट का सिंहासन बनाता है और उसी पे बैठा के अकबर को राज्याभिषेक उनका कर देता है और दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो बहराम खान ने किया था, किसका किया था? अकबर का किया था। ठीक है ना। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 5 नवंबर 1526 को। 5 नवंबर 1526 को होता है। अकबर की सेना और हेमू की सेना अर्थात हेमचंद्र भार्गव, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, इसके मध्य लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के मध्य, जिसमें अकबर की सेना बहराम में कौन था? अकबर की सेना का सेनापति बहराम खां। ठीक है ना। भीषण युद्ध के पश्चात हेमू मारा गया तथा अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो अकबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में धारण की थी। तो एक चीज़ याद रखिए, अकबर का सेनापति कौन? बहराम खां। बहराम खां ने ही युद्ध स्थल में ईंटों का सिंहासन बना करके अकबर का राज्याभिषेक किया था। ठीक है ना। और हेमू को इस युद्ध में मारा गया और अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है ना। तो पूछ लेगा प्रश्न आपसे, कैसे? देखिए यहाँ पे 1 मिनट। सरहिंद का युद्ध। ठीक है, तो अकबर को ईंटों का सिंहासन बना करके राज्याभिषेक किस युद्ध में किया गया? तो सरहिंद के युद्ध में किया। ठीक है। हेमचंद्र भार्गव अर्थात हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि किस युद्ध में धारण की? तो सरहिंद के युद्ध में धारण की थी। ठीक है। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की। हुमायूं के मकबरा की बात करें तो हुमायूं का मकबरा कहाँ? तो दिल्ली में स्थित है। अकबर के काल में हुमायूं की विधवा हाजी बेगा बेगम द्वारा निर्मित है। हाजी बेगा बेगम के द्वारा हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अकबर के काल में हुमायूं की विधवा थी जिसका नाम था हाजी बेगा बेगम, इसी ने बनवाया था हुमायूं का मकबरा। ये जो हुमायूं का मकबरा बना, इसका वास्तुकार कौन था? तो मिर्जा ग्यास मिर्राग था इसका वास्तुकार। उपनाम व कथन की बात करें तो एक वफादार पत्नी का अपने पति के प्रति प्रेम को समर्पित। मुगलों का शाही कब्रिस्तान, मुगलों की शयन स्थली किसे कहा जाता है? तो हुमायूं के मकबरा को कहा जाता है। मुगलों की शरण स्थली भी इसे ही कहा जाता है। ताजमहल का पुरोगामी किसे कहा जाता है? तो हुमायूं के मकबरे को। 4 बाग शैली में बना पहला मकबरा कौन सा है? तो हुमायूं का मकबरा है। ठीक है ना। उपनाम व कथन, कथन की बात करें तो एक वफादार पत्नी का अपने पति के प्रति प्रेम को समर्पित। जब हुमायूं का मकबरा बनवाए तो उस पर यह कथन लिखवाया गया। मुगलों का शाही कब्रिस्तान हुमायूं के मकबरा को कहा जाता है। मुगलों की शयन स्थली हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है। मुगलों की शरण स्थली ये भी कहा जाता है उसी को। शयन स्थली और शरण स्थली दोनों कहा जाता है हुमायूं के मकबरे को। ताजमहल का पुरोगामी किसे कहा जाता है? तो हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है। 4 बाग शैली में बना पहला मकबरा कौन सा? तो हुमायूं का मकबरा। कहाँ पे है? दिल्ली। ठीक है ना। वास्तुकार कौन था? तो मिर्जा ग्यास मिर्राग था। बनवाया किसने था? तो हाजी बेगा बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था। किसके शासनकाल में बना? तो अकबर के शासनकाल में बनता है। अकबर की बात करें तो वास्तविक नाम इसका था जलालुद्दीन मुहम्मद। पिता कौन था? तो अकबर का पिता का नाम हुमायूं। माता हमीदा बानो थी जिसे मरियम हक्कानी के नाम से भी जाना जाता था। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट पाकिस्तान में अकबर का जन्म हुआ था। 1560 में बहराम खां हज यात्रा पर जा रहा था। रास्ते में पाटन में मुबारक खां पठान ने इसकी हत्या कर दी थी। बहुत महत्वपूर्ण है कि बहराम खां की हत्या कब होती है? तो 1560 में। कहाँ जा रहा था? तो हज करने जा रहा था। कहाँ पर हुई? तो पाटन गुजरात में हुई। किसने किया? तो मुबारक खां पठान ने बहराम खां की हत्या कर दी थी। ठीक है ना। बहुत महत्वपूर्ण है। बहराम खां ने ही अकबर को ईंट का सिंहासन बना करके किया था, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। पेटीकोट शासन किसे कहते हैं? तो 1560 से लेकर के 1562 तक का जो अकबर का समय था इसे कहा जाता है पेटीकोट शासन, क्योंकि इस समय ये पूरी तरह महिलाओं के नियंत्रण में थे। 1560 से लेकर के 1562 तक
अर्थात ये अपने हरम में ही रहा करते थे, महिलाओं के मध्य रहा करते थे, रानियों के मध्य रहा करते थे, जिस कारण से 1560 से 1562 का समय जो अकबर के जीवन काल का है उसे कहा जाता है पेटीकोट शासन। कह देगा पेटीकोट शासन किस राजा से या किस मुस्लिम शासक से संबंधित है, तो अकबर से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए बात करेंगे इस काल में अकबर के प्रशासन पर उसकी दाई माँ माहम अनगा, उसका पुत्र आदम खान, इन सभी का प्रभाव बढ़ गया था 1560-62 तक, जिस कारण से पेटीकोट शासन कहा जाता था। अकबर के विजय अभियान की बात करें तो अकबर का पहला अभियान जो था वो 1561 से 62 में मालवा के राजा मालवा के राजा बाज बहादुर के खिलाफ था, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अकबर ने साम्राज्य विस्तार हेतु कौन सी नीति अपनाई थी, तो वैवाहिक नीति का अनुसरण किया था। अकबर ने अपने साम्राज्य को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नीति अपनाया था, तो उसने वैवाहिक नीति अर्थात शादी कर लेता था, इस प्रकार से अपने साम्राज्य को विस्तृत कर रहा था। कौन? अकबर। प्रमुख विवाह की बात करें तो अकबर वेट्स आमेर के राजा भारमल की पुत्री हरकाबाई उर्फ मरियम उजमानी। हरकाबाई का नाम क्या था? मरियम उजमानी, ठीक है। अकबर ने आमेर के राजा भारमल की पुत्री हरकाबाई से शादी की, ठीक है। हरकाबाई का नाम क्या था? तो मरियम उजमानी था। सलीम का विवाह भगवंत दास की पुत्री मानबाई उर्फ मनभावती, और जब शादी हो गई तो साहेब बेगम के रूप में हो गई। तो सलीम का विवाह भगवंत दास की पुत्री मानबाई से हुआ था, ठीक है। सलीम का विवाह मारवाड़ के मोटा उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई उर्फ जगत गुसाई से हुआ था। जोधाबाई का वास्तविक नाम क्या था? तो जगत गुसाई था, ठीक है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं कि सलीम का विवाह मारवाड़ के मोटा उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई उर्फ जगत गुसाई से हुआ था। अकबर ने चित्तौड़ जीतने के लिए अभियान चलाया। अकबर के समकालीन मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी व प्रताप सिंह जी थे, ठीक है। पूछ लेगा कि अकबर के समकालीन कौन थे, तो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह और प्रताप सिंह अकबर के समकालीन थे। कौन कौन था? तो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह और कौन था? तो प्रताप सिंह थे। ये क्या थे? तो अकबर के समकालीन थे। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह और प्रताप सिंह, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, कि अकबर के समकालीन राजा कौन थे? तो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह थे और प्रताप सिंह जी थे, उदय प्रताप, ठीक है ना। ये दोनों क्या थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। अकबर के काल में मेवाड़ कभी भी मुगलों के अधीन नहीं हुआ था। राजपूताना की अन्य रियासतों को अधीन करने हेतु अकबर ने 1570 में नागौर दरबार सजाया था, जिसमें ज़्यादातर राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। पूछेगा कि राजपूताना की अन्य रियासतों को अधीन करने हेतु किस दरबार का स्थापना किया? तो नागौर दरबार सजाया था, ठीक है ना। बहुत महत्वपूर्ण है। कब सजाया था नागौर दरबार? तो 1570 में सजाया था, ठीक है ना। चलिए अकबर ने 1572 में गुजरात पर विजय प्राप्त की। इस समय गुजरात का राजा कौन था? तो मुजफ्फर शाह थर्ड था, ठीक है। अकबर ने जब गुजरात पर विजय प्राप्त की तो गुजरात का राजा कौन था? मुजफ्फर शाह थर्ड था गुजरात का राजा। इस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। किस उपलक्ष्य में? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है ना। कौन सा? फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। किस उपलक्ष्य में? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। मुजफ्फर शाह थर्ड को हराता है और गुजरात जीत जाता है, और उसी समय आगरा के फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाता है। 1574-75 में अकबर ने बिहार व बंगाल क्षेत्र को जीता, जहां दाऊद खान नाम का राजा शासन करता था। अकबर का अंतिम विजय अभियान की बात करें तो 1601 में मध्य भारत में स्थित असीरगढ़ दुर्ग, जिला असीरगढ़ खानदेश की राजधानी थी, ठीक है। असीरगढ़ का किला अकबर के द्वारा सोने की कुंजियों से खोला गया था। अकबर ने किस किले को सोने की कुंजियों के द्वारा खोला? तो असीरगढ़ के किले को सोने की कुंजियों के द्वारा खोला था। अकबर से जुड़े कुछ तथ्य की बात करें तो अकबर के दरबारी नवरत्न में नाम पूछ लेता है कि कौन इसमें से अकबर का दरबारी नवरत्न नहीं था। तो बीरबल, जिसका नाम महेश दास था, ये दरबारी सलाहकार था। रामतनु पांडे, जिसे तानसेन कहते हैं, तानसेन का पूरा नाम रामतनु पांडे, ये महान संगीतज्ञ थे। फैजी कौन था? तो कवि और लेखक था। अबुल फजल, अकबर की जीवनी आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल। मान सिंह सेनापति थे। अब्दुल रहीम खान खाना, ये लेखक सेनापति थे। राजा टोडरमल वित्त मंत्री थे। मुल्ला दो प्याजा शाही महल का संरक्षक था। हकीम हुमाम शाही मदरसे का प्रमुख था। तो इनको एक बार ज़रूर आप याद रखिएगा। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास, दरबारी सलाहकार था। रामतनु पांडे तानसेन,
महान संगीतज्ञ थे। फैजी कौन था? तो कवि लेखक था। अबुल फजल आईने अकबरी का लेखक था। मान सिंह सेनापति थे। अब्दुल रहीम खान खाना लेखक सेनापति थे। राजा टोडरमल वित्त मंत्री थे। अकबर के नवरत्नों में वित्त मंत्री कौन? राजा टोडरमल। मुल्ला दो प्याजा शाही महल के संरक्षक थे ये। हकीम हुमाम शाही मदरसे के प्रमुख कौन थे? तो हकीम हुमाम थे। मुल्ला दो प्याजा शाही महल के संरक्षक थे, ठीक है ना। टोडरमल वित्त मंत्री थे। मान सिंह सेनापति थे। अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया। दास प्रथा का अंत किसने किया? तो अकबर ने किया। कब किया? 1562 में किया। तीर्थ यात्रा कर हटाया कब? 1563 में। 1564 में जजिया कर हटाया। सबसे पहले दासों को आज़ाद कर उन्हें तीर्थ और जजिया कर से मुक्त किया। 62, 63, 64 याद रखिएगा। 1562 में दास प्रथा का अंत करता है। 1563 में तीर्थ यात्रा कर हटा देता है। दासों को आज़ाद करके तीर्थ और जजिया कर को समाप्त किया। ठीक। 62 में दास प्रथा का अंत, 63 में तीर्थ यात्रा कर हटाता है, 64 में जजिया कर को हटाता है। तो ये कुछ प्रमुख अकबर के कार्य हैं जहाँ से प्रश्न बन जाता है कि दास प्रथा को कब खत्म किया? 1562 में। तीर्थ यात्रा कर कब हटाया? 1563 में। जजिया कर कब हटाया? तो 1564 में, ठीक है ना। इन्हीं कार्यों से प्रभावित होकर हिंदू जनता ने जलालुद्दीन को अकबर की उपाधि दी थी। अकबर की उपाधि जलालुद्दीन को कब मिला? तो ये जब 1562 में दास प्रथा समाप्त करता है, 63 में तीर्थ यात्रा कर हटाता है, 64 में जजिया कर हटाता है। तो इन्हीं कार्यों से प्रसन्न होकर के हिंदू जनता ने जलालुद्दीन को अकबर की उपाधि प्रदान की थी। बात करेंगे अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी दुर्ग में एक इबादत खाने का निर्माण करवाया, जहां अकबर धर्म गुरुओं के साथ बैठकर धार्मिक परिचर्चा करता था। अकबर धर्म गुरुओं के साथ बैठकर धार्मिक परिचर्चा कहाँ किया करता था? तो फतेहपुर सीकरी दुर्ग में एक इबादत खाने का निर्माण करवाया था। वहीं पर इबादत खाने का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कब करवाया? तो 1575 में अकबर ने करवाया था। इबादत खाने में शुरुआत में तो सिर्फ मुस्लिम ही जा सकते थे, परंतु 1578 में सभी धर्मों हेतु खोल दिया गया था। अर्थात वो सभी धर्मों के बारे में जानना चाह रहा था अकबर, और करता अपने मन की था, ठीक है ना। 1579 में अकबर ने धार्मिक अधिकार बादशाह में समाहित करने हेतु मजहर पत्र जारी किया था, ठीक है। कौन सा राजा ऐसा है जो धार्मिक अधिकार बादशाह में समाहित करने के लिए मजहर पत्र जारी किया था? तो वो कौन था? अकबर था। उपाधि जिल्ले इलाही, अकबर ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। जिल्ले इलाही का मतलब होता है खुदा का प्रतिरूप, ठीक है। सिजदा व पाबोस प्रथा, झरोखा दर्शन, तुलादान की शुरुआत की थी। सिजदा पाबोस की प्रथा किसने चलाया? अकबर ने। झरोखा दर्शन की अकबर ने। तुलादान की शुरुआत किसने किया? अकबर ने किया था। अकबर ने सती प्रथा और बाल विवाह पर रोक लगाया था, ठीक है। अकबर सती प्रथा और बाल विवाह पर रोक लगा दिया। 1582 में अकबर ने एक नया धर्म दीन ए इलाही चलाया था, बहुत महत्वपूर्ण है। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? अकबर ने चलाया था। कब चलाया था? तो 1582 में अकबर ने एक नया धर्म चलाया, दीन ए इलाही। इस धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल था, बहुत महत्वपूर्ण है। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन? बीरबल था, ठीक है ना। आगे बात करें अनारकली का मकबरा कहाँ है? तो अनारकली का मकबरा लाहौर में है। अकबर की मृत्यु कब होती है? 1605 में आगरा में हुई, और अकबर का मकबरा सिकंदरा उत्तर प्रदेश में है। मृत्यु आगरा में होती है, सिकंदरा उत्तर प्रदेश में अकबर का मकबरा है, बहुत महत्वपूर्ण है। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा उत्तर प्रदेश में है। ये मकबरा गुंबद विहीन मकबरा है। किस शासक का मकबरा गुंबद विहीन मकबरा है? तो अकबर का, जो कहाँ है? सिकंदरा उत्तर प्रदेश में। अकबर ने पहले तो अपना उत्तराधिकारी सलीम के बेटे खुसरो को चुना, परंतु बाद में सलीम को चुन लिया था, ठीक है ना। चलिए जहांगीर के बारे में बात करें तो बादशाह बनते ही जहांगीर के बेटे, इसका शासनकाल जो था 1605 से 1627 तक, अर्थात कुल 22 साल रहा। बादशाह बनते ही जहांगीर के बेटे खुसरो ने बगावत कर दी और अर्जुन देव जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिससे जहांगीर नाराज हो गया था तथा उसने अर्जुन देव की हत्या कर दी थी। बादशाह बनते ही जहांगीर के बेटे खुसरो ने बगावत कर दी और अर्जुन देव जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिससे जहांगीर नाराज हो गया तथा उसने अर्जुन देव जी की हत्या करवा दी थी, ठीक है ना। दो चीज़ यहाँ से समझिए, बगावत कौन करता है? जहांगीर का बेटा खुसरो, और जब खुसरो बगावत करता है तो इस खुसरो को आशीर्वाद किसका प्राप्त होता है? अर्जुन देव जी का। इससे क्या होता है? जहांगीर नाराज हो जाता है और अर्जुन देव की हत्या करवा देता है, क्योंकि आप बेटे के साथ में जा रहे हैं, राजा के खिलाफ होकर के उसके बेटे को आप आशीर्वाद दे रहे हैं। अर्जुन देव जी ने दिया,
खुसरो को, जो जहांगीर का बेटा था। तो जहांगीर को ये बात अच्छी नहीं लगी और जहांगीर अर्जुन देव जी की हत्या करवा देता है। अर्जुन देव जी का स्मारक कहाँ है? तो लाहौर में है अर्जुन देव जी का स्मारक। 1608 में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। बहुत महत्वपूर्ण है। कैप्टन विलियम हॉकिंस जिस जहाज़ से आया था उस जहाज़ का नाम क्या था? तो हेक्टर जहाज़ था। ठीक है ना, पूछा हुआ प्रश्न है ये, आपके एग्जाम में भी और केबीसी में भी ये प्रश्न पूछा हुआ है कि 1608 में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत में कौन आया? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था जेम्स प्रथम के दूत के रूप में। किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के दरबार में आया था। किस जहाज़ से कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था? तो हेक्टर नामक जहाज़ से आया था। जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। किसे? कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? तो इंग्लिश खान की उपाधि कैप्टन विलियम हॉकिंस को दिया था। किसने? जहांगीर ने। और 500 की मनसब भी कैप्टन विलियम हॉकिंस को दी। तो इंग्लिश खान की उपाधि किसे? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस हेक्टर जहाज़ से आया था जेम्स प्रथम के दूत के रूप में। जहांगीर के दरबार में आया था कैप्टन विलियम हॉकिंस। और इंग्लिश खान की उपाधि कैप्टन विलियम हॉकिंस को किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। साथ ही साथ 500 का मनसब भी इसे दिया था। दूसरा शिफ्ट मंडल सर टॉमस रो के नेतृत्व में जहांगीर से अजमेर में मिला और व्यापार की अनुमति प्राप्त की थी। दूसरा शिष्ट मंडल जो था, शिफ्ट नहीं है शिष्ट है, दूसरा शिष्ट मंडल किसके नेतृत्व में आया? तो सर टॉमस रो के नेतृत्व में। किससे मिला? जहांगीर से। कहाँ मिला? अजमेर में, और व्यापार की अनुमति प्राप्त कर ली थी। तो किस शिफ्ट मंडल ने जहांगीर से अजमेर में मिलकर के व्यापार की अनुमति प्राप्त की? तो दूसरा शिफ्ट मंडल किसके नेतृत्व में? सर टॉमस रो के नेतृत्व में। जहांगीर के समय 1615 में शहजादे खुर्रम की सहायता से मुगलों व मेवाड़ की संधि हो गई थी। मुगल व मेवाड़ की संधि किसकी सहायता से हुई थी? तो जहांगीर की सहायता से हुई थी। जहांगीर का काल मुगलकालीन चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुगलकालीन चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो जहांगीर के काल को मुगलकालीन चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। जहांगीर मुगल काल का न्यायप्रिय शासक था जिसे सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी। जो जहांगीर क्या था? तो मुगल काल का न्यायप्रिय शासक था जिसे सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी जिसने। ठीक है ना। तो सुल्तान उल अदल की उपाधि किसने धारण की थी? तो जहांगीर ने धारण की थी। जहांगीर ने न्याय के लिए एक सोने की जंजीर लगवाई थी। बहुत महत्वपूर्ण है। सोने की जंजीर का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। जंजीर। ठीक है। जहांगीर ने 1611 में शेर अफगान अली कुली खां की विधवा मेहरुन्निसा से शादी किया और उसे नूरजहां की उपाधि दी। ठीक है। जहांगीर ने नूरजहां की उपाधि किसे दी थी? तो मेहरुन्निसा को दिया था। ठीक है। जहांगीर ने 1611 में शेर अफगान कौन? अली कुली खां की विधवा मेहरुन्निसा थी, उससे शादी करता है और उसे नूरजहां की उपाधि देता है। तो शाहजहां ने नूरजहां की उपाधि किसे दिया? तो मेहरुन्निसा को नूरजहां की उपाधि देता है। कौन देता है? तो याद रखिएगा, जहांगीर देता है। धीरे धीरे नूरजहां अत्यधिक प्रभावी हो गई और उसने मुगल दरबार में एक गुर स्थापित किया जिसे जुनता दल कहा जाता है। जुनता दल किसने स्थापित किया था? तो याद रखिएगा, नूरजहां। जो मेहरुन्निसा ही नूरजहां के नाम से प्रचलित हुई। जब जहांगीर ने मेहरुन्निसा से शादी किया तो नूरजहां की उपाधि दे देता है और नूरजहां ने ही जुनता दल स्थापना किया था। जुनता दल का स्थापना किसने किया? तो मेहरुन्निसा और या नूरजहां ने किया था। दोनों ऑप्शन आपको दे सकता है। तो जहांगीर के काल में भारत में तंबाकू आया था। भारत में तंबाकू किसके काल में आया? तो जहांगीर के काल में आया। हालांकि जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर रोक लगा दी। ठीक है ना। तो तंबाकू के प्रयोग पर रोक किसने लगाया था? तो जहांगीर ने। और इसी के काल में ये भारत में आया भी था। जहांगीर की मृत्यु कब होती है? तो 1627 में राजौरी कश्मीर में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है तथा इसे लाहौर के सहदरा में दफनाया गया। तो जहांगीर का मकबरा कहाँ? तो लाहौर के सहदरा में है। शाहजहां की बात करें, 1628 से 1558 तक बादशाह रहता है। 1666 में इसकी मृत्यु हो जाती है। जहांगीर की मृत्यु के बाद कुछ दिनों के लिए खुसरो के बेटे द्वार बख्श को बादशाह बनाया गया, इसलिए इसे बली का बकरा कहा जाता है। किस शासक को बली का बकरा कहा जाता है? तो खुसरो के बेटे द्वार बख्श को क्या कहा जाता है? बली का बकरा। ठीक है ना।
जहांगीर की मृत्यु होती है तो कुछ दिन के लिए खुसरो के बेटे द्वार बख्श को बादशाह बनाया जाता है और इसीलिए द्वार बख्श को बली का बकरा भी कहा जाता है। 1628 में खुर्रम शाहजहां की उपाधि के साथ, ठीक है, शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम था, ठीक है। तो खुर्रम शाहजहां की उपाधि के साथ बादशाह बना तथा नूरजहां को पेंशन पर भेज दिया गया, ठीक है। नूरजहां को, ठीक है ना, किस पे भेज दिया? पेंशन पर भेज दिया कि भैया तुम जाओ, हटो, तुमको एक निश्चित जो मासिक पेंशन है वो दी जाएगी। शाहजहां ने यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद शहर बसाया। शाहजहानाबाद शहर किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे, जिसे वर्तमान में पुरानी दिल्ली कहा जाता है, ठीक है। किसने बसाया था? तो शाहजहां ने बसाया था पुरानी दिल्ली को, जिसे उस समय शाहजहानाबाद कहा जाता था। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। तथा लाल किले में दीवाने आम और दीवाने खास नामक भवनों का निर्माण करवाया। दीवाने आम और दीवाने खास भवन कहाँ हैं? तो दिल्ली के लाल किले में हैं। और दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। तो दीवाने आम, दीवाने खास याद रखिएगा कहाँ पे हैं? तो लाल किले में ही दीवाने आम और दीवाने खास भी है। शाहजहां ने दीवाने खास में स्वयं बैठने के लिए एक विशाल सिंहासन तख्ते ताउस का निर्माण करवाया था। दीवाने खास, दीवाने आम जो आपके लाल किले में था, उसमें दीवाने खास में स्वयं बैठने के लिए शाहजहां ने अर्थात खुर्रम ने तख्ते ताउस का निर्माण करवाया। इस तख्ते ताउस को मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है। तख्ते ताउस का कारीगर कौन था? तो बेबादल खां था तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन का कारीगर, और इसी पे कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। लाल किला 1648 में बनकर तैयार होता है। वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। तो दो चीज़ याद रखिएगा, लाल किले का वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी, जिसे ईसा खां भी कहते हैं। अहमद लाहौरी ने वास्तुकार के रूप में कार्य किया था लाल किले के निर्माण में। लेकिन दीवाने खास में जो खुर्रम हम लोग कहते हैं शाहजहां को, उसने तख्ते ताउस बनवाया था, जिसका वास्तुकार कौन था? तो बेबादल खां था, ठीक है ना। वो कोहिनूर हीरा, बेबादल के कोहिनूर हीरा चमकता रहता है ना। तो ये याद रखिएगा। मयूर सिंहासन अर्थात तख्ते ताउस का वास्तुकार बेबादल खां, लाल किले का वास्तुकार तो उस्ताद अहमद लाहौरी। लाल किले के सामने ऊंची टीले पर शाहजहां द्वारा ही शाहजहानी मस्जिद का निर्माण कराया गया, जो वर्तमान में जामा मस्जिद कहलाती है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने ही करवाया था। वर्तमान में यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो कौन सी? जामा मस्जिद, जिसे शाहजहानी के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां ने अहमदनगर, सिंध और उड़ीसा को जीता था। इस प्रकार शाहजहां के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो शाहजहां के समय प्रांतों की संख्या 18 थी। शाहजहां ने अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया था। किसने बनवाया था ताजमहल? तो शाहजहां ने। किसकी याद में? अर्जुमंद बानो बेगम की याद में, जिसे मुमताज़ की उपाधि दी थी। अर्जुमंद बानो बेगम को ही मुमताज़ की उपाधि दी थी, ठीक है ना। याद रखिएगा, शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज़ की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने लाल किले का वास्तुकार के रूप में कार्य किया, उसी ने आगरे में ताजमहल के वास्तुकार के रूप में भी कार्य किया था, ठीक है। अर्जुमंद बानो बेगम की याद में मुमताज़ जिसको उपाधि दिया था शाहजहां, वही बनवाया था। पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था 1653 में। 4 बाग शैली में बना हुआ है आगरे का ताजमहल। पूर्णतः संगमरमर अर्थात सफ़ेद संगमरमर। सफ़ेद संगमरमर गया कहाँ से था? तो मकराना नागौर से सफ़ेद संगमरमर गया था। शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा कौन था? तो दारा शिकोह था। तथा शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी तथा अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया? तो दारा शिकोह को। कौन सी उपाधि दिया था? तो शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दारा शिकोह को शाहजहां ने दिया था। दारा शिकोह धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति था, जिसने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, जिसने सिर-ए-आजम कहा जाता था। सिर-ए-आजम अर्थात महान रहस्यमयी। सिर-ए-आजम किसे कहा जाता था? दारा शिकोह को। 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो दारा शिकोह ने किया था। इसमें एक अन्य ग्रंथ मज्म उल बहरैन, 2 समूहों का मिलन अर्थात मज्म उल बहरैन
किसने लिखा था? तो दारा शिकोह ने लिखा था। शाहजहाँ का बड़ा बेटा था ये दारा शिकोह, इसने ही नज्म उल बहरैन लिखा था। इसके धर्मनिरपेक्षता के कारण ही लैनपुल ने इसे लघु अकबर कहा था। लैनपुल ने लघु अकबर की संज्ञा किसे प्रदान की थी? तो दारा शिकोह को, जो शाहजहाँ का बड़ा बेटा था। किसने कहा था इसे लघु अकबर? तो लैनपुल ने कहा था। 1658 में शाहजहाँ बीमार पड़ा तथा उसके चारों बेटों में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष छिड़ जाता है, ठीक है, जिसमें पहला बहादुरपुर का युद्ध होता है 1658 में। शाही सेना नेतृत्व किसने किया था? तो मारवाड़ के राजा यशवंत सिंह वर्सेस शाह शुजा के मध्य, तो शाही सेना इसमें विजयी रही थी। धर्मत का युद्ध शाही सेना और औरंगजेब प्लस मुराद के बीच में, तो इसमें शाही सेना का नेतृत्व यशवंत सिंह किए थे धर्मत के युद्ध में, और औरंगजेब मुराद ये जीत गए थे, ठीक है, शाही सेना हार गई थी धर्मत के युद्ध में। सामूगढ़ का युद्ध शाही सेना औरंगजेब और मुराद के बीच में हुआ था। मुराद द रहेगा भाई, ब नहीं रहेगा, मुराद, ठीक है ना। शाही सेना का नेतृत्व सामूगढ़ में किसने किया था? तो दारा शिकोह हार कर अफगानिस्तान चला गया। विजयी कौन रहा? तो औरंगजेब और मुराद। जब दारा शिकोह हार कर अफगानिस्तान चला गया तथा औरंगजेब ने मुराद को ख़त्म किया तथा शाहजहाँ को आगरा किले के मुसम्मन बुर्ज के अंदर कैद किया था। शाहजहाँ को आगरा किले में कहाँ पर कैद किया गया? तो मुसम्मन बुर्ज के अंदर कैद किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने। किसे? मुराद को, ठीक है। औरंगजेब ने अपना पहला राज्याभिषेक भी इसी युद्ध के बाद किया था। तो पूछ लेगा औरंगजेब ने अपना पहला राज्याभिषेक किस युद्ध के बाद किया? तो सामूगढ़ युद्ध के बाद किया था। शाही सेना औरंगजेब और मुराद के बीच लड़ा गया। शाही सेना का नेतृत्व किया था दारा शिकोह, ठीक है ना। सामूगढ़ के युद्ध में शाही सेना का नेतृत्व कौन किया? दारा शिकोह किया था। दारा शिकोह हार जाता है, अफगानिस्तान चला जाता है। औरंगजेब ने मुराद को ख़त्म करता है और शाहजहाँ को आगरा किले के मुसम्मन बुर्ज के अंदर कैद कर देता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, इसमें औरंगजेब ने अपना पहला राज्याभिषेक इस युद्ध के बाद करवाया था। ये औरंगगढ़ नहीं रहेगा, औरंगजेब रहेगा, ठीक है। सामूगढ़ में औरंगजेब, यही मैं देख रहा था कब से। औरंगजेब ने सामूगढ़ युद्ध के बाद ही अपना क्या करवाया था? राज्याभिषेक करवाया था। चौथा खानवा का युद्ध होता है शाह शुजा और औरंगजेब के बीच। खाजवा लिख गया यार, खानवा, ठीक है। खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो शाह शुजा और औरंगजेब के मध्य खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब जीत जाता है और शाह शुजा लौटते समय बंगाल के अराकान जंगल में डाकुओं के द्वारा मार दिया जाता है शाह शुजा को, ठीक है। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच? शाह शुजा और औरंगजेब के बीच। तो औरंगजेब जीत जाता है और शाह शुजा को मौत के घाट उतार देता है डाकुओं ने। और कहाँ पे? अराकान के जंगल में। दोराई का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ा गया। औरंगजेब विजयी रहा था। इसमें दारा शिकोह को गिरफ्तार करके मृत्युदंड दिया गया था। किसमें? दोराई के युद्ध में। दोराई युद्ध के पश्चात औरंगजेब ने अपना विधिवत रूप से राज्याभिषेक करवाया था, ठीक है ना। सामूगढ़ में औरंगजेब अपना राज्याभिषेक करवाता है, लेकिन विधिवत राज्याभिषेक कब करवाता है? तो दोराई युद्ध के बाद करवाता है। औरंगजेब के बारे में बात करें तो अन्य उपाधि आलमगीर, शाही दरवेश, जिंदा पीर। आलमगीर, शाही दरवेश, जिंदा पीर, ये सभी उपाधियां किसकी थी? तो औरंगजेब की थी, ठीक है ना। ये कट्टर सुन्नी इस्लामिक नीतियों का अनुसरण करता था तथा धर्मांध शासक था। यह भारत को दार उल हर्ब अर्थात धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर दार उल इस्लाम अर्थात इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था। कौन? बताइए ना। औरंगजेब, जिसे हम क्या कहते हैं? आलमगीर, शाही दरवेश, जिंदा पीर। औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता है, याद रखिएगा, पूछा हुआ है। ये भारत को दारुल हर्ब के स्थान पर अर्थात धर्मनिरपेक्ष के अर्थात पर क्या बनाना चाहता था? दारुल इस्लाम अर्थात इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था औरंगजेब। प्रतिबंध, चित्रकारी पर इसने प्रतिबंध लगवा दिया था। औरंगजेब ने क्या किया? बहुत महत्वपूर्ण है कि चित्रकारी पर प्रतिबंध किस मुस्लिम शासक ने लगवाया? औरंगजेब ने। शराब की बिक्री पर रोक लगवाया? औरंगजेब ने। तंबाकू व गांजे की खेती पर रोक लगवाया? औरंगजेब ने। सती प्रथा पर रोक? औरंगजेब। दीपावली, होली सार्वजनिक रूप से मनाने पर रोक किसने लगाया? औरंगजेब ने।
ताजिया निकालने पर रोक किसने लगाया? औरंगजेब ने। कई मंदिरों को तोड़ने का आदेश जारी किसने किया था? औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने मुहतसिब नामक धार्मिक अधिकारी नियुक्त किए जो जनता का नैतिक आचरण सुनिश्चित करते थे। औरंगजेब ने जनता का नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के लिए किस पद को बनाया था? तो मुहतसिब नामक अधिकारियों को, धार्मिक अधिकारियों को नियुक्त किया था। औरंगजेब का साम्राज्य विस्तार। औरंगजेब ने दक्षिण भारत की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया तथा 1687 तक बीजापुर और गोलकुंडा दोनों जीत लिया था। मुगल काल में सर्वाधिक क्षेत्र पर औरंगजेब राज करने वाला था। मुगल काल में सर्वाधिक क्षेत्र पर राज करने वाला शासक कौन था? तो औरंगजेब था। इसके समय 21 प्रांत हो गए थे। औरंगजेब के समय कितने प्रांत थे? 21 प्रांत थे। औरंगजेब के समय में उसके बेटे आजम शाह ने अपनी माँ दिलरास बानो बेगम की याद में औरंगाबाद, वीर संभाजी नगर, महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा बनवाया था। बीबी का मकबरा किसने बनवाया? तो आजम शाह ने। किसकी याद में? दिलरास बेगम बानो, रबिया दुर्रानी जी से कहा जाता था, उनकी याद में औरंगाबाद, जो वर्तमान वीर संभाजी नगर महाराष्ट्र में, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो आराम शाह ने। औरंगजेब का बेटा आराम शाह था, उसने बीबी का मकबरा बनवाया था। इस मकबरे का वास्तुकार कौन था? बीबी के मकबरे का? तो अहमद लाहौरी का बेटा अताउल्ला खां। बीबी के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो अताउल्ला खां था, जो अहमद लाहौरी का बेटा था। मकबरे का अन्य नाम क्या है? तो बीबी के मकबरे जो औरंगजेब का बेटा आजम शाह ने अपनी माँ दिलरास बेगम बानो की याद में महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा बनवाया था। इसका वास्तुकार अहमद लाहौरी का बेटा अताउल्ला था। बीबी के मकबरे का वास्तुकार अताउल्ला। मकबरे का अन्य नाम क्या है बीबी के मकबरे का? तो दक्षिण का ताजमहल किसे कहते हैं? बीबी के मकबरे को। ताजमहल का फूहड़ नकल किसे कहते हैं? बीबी के मकबरे को। ताजमहल का अग्रगामी किसे कहते हैं? बीबी के मकबरे को। ठीक है, चलिए। औरंगजेब के दक्षिण अभियानों में सबसे ज़्यादा विरोध व मुश्किलें शिवाजी राजे ने पेश की थी। शिवाजी राजे औरंगजेब के दक्षिण अभियान में सबसे ज़्यादा विरोध और मुश्किल पैदा किया था। नवें सिख गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब की धर्म विरोधी नीतियों का विरोध किया, अतः गुरु जी को चांदनी चौक दिल्ली में 1675 में शहीद कर दिया गया था। ठीक है ना, गुरु तेग बहादुर जी ने। इसी जगह शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है। 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, याद रखिएगा। किसने हत्या करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू प्रशासक 33% औरंगजेब के काल में ही थे। इसकी मौत 1707 में हुई तथा इसकी कब्र खुलदाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगजेब की कब्र कहाँ है? खुलदाबाद महाराष्ट्र में। बहादुर शाह प्रथम के बारे में बात करें तो शाह आलम प्रथम, मुअज्जम के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, जो जहांदर शाह था इसे लंपट मूर्ख कहा जाता था। फर्रुख सियर घृणित कायर इसे कहते हैं। बहादुर शाह प्रथम को जहांदर शाह क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख। बहादुर शाह प्रथम को फर्रुख सियर क्या कहता है? घृणित कायर इसे कहता है। ठीक है, तालाब के बीचों बीच मकबरा शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे? सासाराम में। बाबरी मस्जिद मीर बाकी अयोध्या में। आगरा की मस्जिद हुमायूं का मकबरा हाजी बेगा बेगम दिल्ली। आगरा का किला अकबर। जहांगीरी महल अकबर फतेहपुर सीकरी में जहांगीरी महल को बनवाया था। ये ज़रूर याद रखिएगा, ये वाला जो है बहादुर शाह प्रथम जिसे शाह आलम प्रथम कहते थे। जहांदर शाह ने इसे लंपट मूर्ख किसे कहा? तो बहादुर शाह प्रथम को लंपट मूर्ख कहा। फर्रुख सियर ने घृणित कायर किसे कहा? तो बहादुर शाह प्रथम को कहा था। अब आगे बात करते हैं, तालाबों के बीच मकबरा किसने बनवाया? शेरशाह सूरी का मकबरा तालाबों के बीच में है, सासाराम बिहार में। बाबरी मस्जिद मीर बाकी अयोध्या में है। आगरा मस्जिद हुमायूं का मकबरा हाजी बेगा बेगम दिल्ली में। आगरा का किला अकबर। जहांगीरी महल अकबर कहाँ बनवाया? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी महल अकबर। जोधाबाई का महल अकबर के द्वारा। मरियम की कोठी अकबर के द्वारा। बीरबल का महल अकबर के द्वारा। जामा मस्जिद अकबर के द्वारा। बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा। अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया सिकंदरा में, सिकंदरा यूपी अकबर का मकबरा। आगरा की जामा मस्जिद शाहजहां की बेटी जहान आरा ने आगरा की जामा मस्जिद बनवाया। संगमरमर से बनी पहली इमारत एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां जहांगीर ने बनवाया। पितृदुरा शैली का प्रयोग किया गया सबसे पहले
दुद्दौला के मकबरा में। और ये संगमरमर से बना पहला इमारत था एतमादुद्दौला का मकबरा। शीश महल शाहजहां ने बनवाया आगरा में। जामी मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। मोती मस्जिद, लाहौर की मोती मस्जिद जहांगीर ने बनवाया। दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया। आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। तो याद रखिएगा, लाहौर की मोती मस्जिद जहांगीर, दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब, आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। राबिया उल दौरानी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया औरंगाबाद। बादशाही मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया लाहौर में। ठीक है ना। मुगल कालीन साहित्य की बात करें तो तुजु के बाबरी, बाबर के द्वारा। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा हुमायूंनामा। अकबरनामा जिसे आईने अकबरी कहते हैं अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। तोहफ़ा अकबर शाही अबुल फजल ने ही लिखा। तारीख़ अकबरी आरिफ कंधारी ने लिखा। तबकात अकबरी निजामुद्दीन ने। मुंतखब उत तवारीख़ बदायूनी के द्वारा लिखा गया। जहांगीरनामा या तुजु के जहांगीरी जहांगीर के द्वारा लिखा गया था। शाहजहांनामा इनायत खां के द्वारा लिखा गया। आलमगीरनामा मोहम्मद काजिम सिराकी। मुंतखुल लुआब खफ़ी खां के द्वारा। तुजुहत आलमगीरी ईश्वरदास नागर के द्वारा। पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी। रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा। विनय पत्रिका तुलसीदास जी के द्वारा। सूरसागर सूरदास जी के द्वारा। प्रेम वाटिका रसखान जी के द्वारा। कविंत रत्नाकर सेनापति के द्वारा। पद्मावत शेरशाह सूरी के काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत किसके काल में लिखी गई? तो शेरशाह सूरी के काल में। किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने। रहीम सतसई रहीमदास जी ने। अब्दुल रहीम खाने खाना रहीमदास जी का ही नाम था। मनसबदारी, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। पूछ लेगा कि जो अकबर की मनसबदारी व्यवस्था थी वो किस पद्धति पर आधारित थी? तो मंगोलों की दशमलव पद्धति पर अकबर की मनसबदारी प्रथा जो थी वो आधारित थी। ठीक है ना। किस पे थी? तो मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। चलिए, तो ये रहा हमारा मुगल साम्राज्य जो हमारे रीट मेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उम्मीद है कि लास्ट तक अगर आप देखते हुए पहुँचे हैं तो एक भी प्रश्न आपका यहाँ से छूटेगा नहीं। तो कैसा रहा सेशन कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। पवन सुत एकेडमी, राष्ट्रहित में शिक्षा। जय हिंद, वंदे मातरम।